जी जनाब, आज के कुछ टॉपिक वही डेफिनेशन हमारी जारी रहेंगी। पहली है कॉटेज इंडस्ट्री की। कॉटेज इंडस्ट्री के साथ आपने लिख लेना है कि जो है इसको भी, हालांकि नाम है इंडस्ट्री यानी मैन्युफैक्चरर, लेकिन इसको भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री। अब कॉटेज इंडस्ट्री मतलब छोटी इंडस्ट्री। छोटी इंडस्ट्री ऐसा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो कि ये सारी एंड लिखा हुआ है, सेकंड लास्ट से पे आगे एंड, इसका मतलब है चारों कंडीशन फुलफिल करे तो वो क्या बन जाए। अभी 3 दिन पहले मेरे पास एक बंदा आया हुआ था तो वो कह रहा था कि मैं कॉटेज इंडस्ट्री हूं, मुझ पे तो सेल्स टैक्स लगता ही नहीं। तो उनमें से एक कंडीशन जो ये थी उसकी मेरे ख्याल में सालाना जो सेल थी वो ज्यादा थी, तो एक कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा था। तो एंड का क्या मैंने उसे बताया, कहते इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल कर ले, उसको उसके वकील ने बताया। मैंने कहा भाई सारी कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है, फिर मैंने उसको यहीं से ये एक्सट्रैक्ट दिखाया। तो आपने भी यही करना है इंशाल्लाह। आगे कंसल्टेंट बनना है या फर्म्स में जाना है, कंपनीज में जाना है, तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि किसी लॉ का क्या वो है। कॉटेज इंडस्ट्री मींस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ठीक है, मैन्युफैक्चर हु फुलफिल ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, नेमली डज नॉट हैव इंडस्ट्रियल और जो है गैस और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। इंडस्ट्रियल ना हो इसका मतलब कमर्शियल हो, कमर्शियल कनेक्शन हो गैस का या इलेक्ट्रिसिटी का, इंडस्ट्रियल ना हो। पहला, लोकेटेड हो रेजिडेंशियल एरिया में, इस तरह से जिस तरह से ये कैद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट है, इंडस्ट्रियल जोन है, सुंदर एस्टेट है, वहां पे ना हो, किसी रिहायशी इलाके में हो, छोटी इंडस्ट्री हो। जैसे खवातीन बुटीक का काम कर लेते, और कल हमने पढ़ा है मैन्युफैक्चर के केस में कि जो है ये वाला काम भी मैन्युफैक्चरिंग में आता है। इसी तरह से घर में बैठे कुछ छोटा मोटा वो कालीन बनाने वाला छोटा मोटा एक सेटअप लगा दिया, तो वो उनके बारे में बात हो रही। तो नंबर 1 ये क्या हो, इनके पास इंडस्ट्रियल कनेक्शन ना हो। नंबर 2 रेजिडेंशियल एरिया में हो, इसका मतलब है किसी कमर्शियल एरिया में ना हो, किसी इंडस्ट्रियल एरिया में ना हो। Who does not have total labor force more than 10 वर्कर, उसके पास जो इंप्लाई हो वो 10 से ज्यादा ना हो। 10 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, मोर देन 10 ना हो। और एनुअल टर्नओवर जिसका मैंने आपको बता रहा था वो 8 मिलियन से एक्सीड ना करे। एनुअल से मुराद पिछले 12 महीने का, अगर पिछले 12 महीने का या एनुअल कह ले, टर्नओवर 8 मिलियन से बढ़ गया, वो उसका जो टर्नओवर था वो 16-17 मिलियन था, तो मैंने कहा भाई आप कॉटेज इंडस्ट्री नहीं रहे, आप नॉर्मल मैन्युफैक्चरर हो गए, लिहाजा आप पे जो है वो टैक्स लगेगा। क्लियर हो गया जी। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आगे एक डेफिनेशन होगी रजिस्टर्ड पर्सन। आपको पता है ना रजिस्टर्ड पर्सन इनकम टैक्स में टैक्स पेयर कहते हैं, और यहां पे क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन। इसकी जरा डेफिनेशन को देख लें। वो कहता है एक बंदा जो रजिस्टर्ड है वो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, और एक बंदा जो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है बट नॉट रजिस्टर्ड, उसको भी हम क्या कहेंगे, रजिस्टर्ड पर्सन। यानी उसको अगर नोटिस जाएगा भाई तुम रजिस्टर्ड हो जाओ, तो उसको कहेंगे रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो होलसेलर हो तो उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए। यानी उसको भी हम क्या मुखातिब करेंगे, उस बंदे को भी रजिस्टर्ड पर्सन कहेंगे। तो एक बंदा जिसके पास STRN है वो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, और एक बंदा जो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड कौन से होते हैं, टायर 2 रिटेलर और एक्सपोर्टर के अलावा बाकी जितने भी हैं वो क्या होंगे, लाइबल टू बी। अच्छा, अगली वो बात मजे की करता है, वो कहते हैं तो दोनों ये रजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन ये इनपुट क्लेम कर सकता है और आउटपुट देना पड़ेगा। ये जो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है ये सिर्फ आउटपुट दे सकता है, अपना इनपुट क्लेम नहीं कर सकता, इसको सजा है। भाई तो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड था, रजिस्टर क्यों नहीं हुआ? अब तुम्हारी जो सेल है उस पे तो 18% दो, लेकिन जो आपका इनपुट है उस पे 18% नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया?
कुल मिला के बात करते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन मतलब रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड, ये दोनों बंदे। अब इनके दरमियान फर्क क्या है? जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो अपना इनपुट आउटपुट, फायदे और लाइबिलिटी दोनों क्लेम कर सकता है, लेकिन जो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है बट नॉट रजिस्टर्ड, वो सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटी अपनी देगा। यानी कल को उसकी जितनी सेल होगी उसे कहेंगे 18%, वो कहेगा मेरा इनपुट क्यों रजिस्टर नहीं था, तो अपना इनपुट नहीं दे क्लेम कर सकता। क्लियर हो गया? चलें पढ़ते। मीन्स अ पर्सन who is registered are liable to registered. However, a person who is liable to be registered but not registered cannot claim the benefit available to, benefit के ऊपर लिखे इनपुट टैक्स, बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकता। ऐसा हमारी बन रही है। जिन लोगों ने आज नहीं पहुंच सके बारिश की वजह से, वो भी आज लाजमी लेक्चर देखें, उनको कहिएगा, अदरवाइज एक चीज के साथ दूसरी चीज कनेक्टेड होती है, फिर वो नहीं रहेंगे। तो ये वाला रजिस्टर्ड पर्सन आपको क्लियर हो गया? ये रजिस्टर्ड, अच्छा अब आगे देखिएगा। ये मिस्टर ए है, ये मैन्युफैक्चरर है। अच्छा, इसके लिए लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है? यस, ये लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, ठीक है। आगे इसके होलसेलर है, क्या ये लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है? यस, लाइबल टू। अब मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को सेल की, ठीक है, कितने लगाए होंगे? 18%, लेकिन ये इसको कहा भाई अपना STR दो, कहते यार मैं तो रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो गवर्नमेंट कहती है उसको 4% जुर्माना लगाओ। उसको 18 में बजाय कितने लगाओ? 4%, 22%। और ये जो 4% होगा इसको कहते हैं फर्दर टैक्स। इसको क्या कहते हैं बेटा? फर्दर टैक्स। इसका मतलब है पर्सन हु लाइबल टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड, तो उसको जब कोई सेल करेगा ना सिर्फ उसको 18% लगाएगा, बल्कि उसको 4% फर्दर टैक्स भी लगाएगा। इसका मतलब उसको 18 की बजाय कितने की चीज पड़ेगी? 22%, उसको जुर्माना। नंबर 1। नंबर 2 कहते हैं ये फर्दर टैक्स। अच्छा ये बताएं, जब मैन्युफैक्चरर अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो ये 18% उसका आउटपुट है, ऐसा है या नहीं? इसमें से क्या लेस करेगा? इनपुट। वो कहते हैं इस 18 में से अपना इनपुट लेस करना, इस 4 वाली फिगर को ना छेड़ना। ये बेसिकली टैक्स नहीं है, ये तो एक फाइन है, पेनल्टी है। तो भाई ये इस बंदे ने इससे कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट को लाजमी पे करना है। फर्दर टैक्स लाजमी पे करना है। इसका मतलब है ये वाला लाजमी नहीं पे करना। इसमें से क्या लेस होता है? हमेशा आउटपुट में से क्या लेस होता है? लेकिन ये जो 4% कलेक्ट करेगा इसको कहते हैं बॉटम लाइन फिगर। बॉटम लाइन फिगर का क्या मतलब है? ये होलसेलर से लेगा और गवर्नमेंट को लाजमी जमा कराएगा, ये किसी कैलकुलेशन में नहीं आएगा। ये बॉटम लाइन फिगर है। क्लियर हो गया? तो जैसे ही मैन्युफैक्चरर ने इससे 4% लिया, अब इसको एक सिनेरियो बना लेते हैं। मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपए की सेल की, उस पे कितना? 18 रुपए क्या लगा दिया? टैक्स लगा दिया। ये उसका क्या बन गया? आउटपुट। ये 4% यानी 4 रुपए क्या लगाया उसको? फर्दर टैक्स। मैं उसको FT कह रहा हूं। अब जो इनपुट होगा वो इस 18 में से लेस करेगा। ये 4 रुपए पे करने ही करने हैं गवर्नमेंट को। क्लियर हो गया? तो इसको इनपुट आउटपुट में से जो है एडजस्ट कर सकता है। इसको इनपुट आउटपुट का कोई चक्कर नहीं, इसमें से कुछ भी आपने गवर्नमेंट से लाखों रुपए लेने हैं, ये वाले पैसे पे करने ही करने होंगे। क्लियर हो गया? अगली बात जो आपको जहां तक लाए हैं, कॉटेज इंडस्ट्री लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है? नहीं, हालांकि मैन्युफैक्चरर है लेकिन लाइबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस पर 4% लगेगा। अगर रजिस्टर्ड है तो ठीक है, और अगर नहीं रजिस्टर्ड तो उस पर 4% नहीं लगेगा। जहां पे मैं बात ले जाना चाहता, लिखे दोनों बातें। एक तो कॉटेज इंडस्ट्री लाइबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं है, दूसरा इसको कोई सेल करेगा तो फर्दर टैक्स नहीं लगाएगा। इसको कोई सेल करेगा तो फर्दर टैक्स नहीं लगाएगा।
क्लियर हो गया बेटा? ये वाली बात समझ आ गई? 18%, अगला बंदा लाइबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं है, 18% लगाएं। अगर वो रजिस्टर्ड है 18% लगाएं। अगर वो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है बट नॉट रजिस्टर्ड तो 18 की बजाय क्या लगाएं? 18% तो लगाएं 4% फर्दर टैक्स, इसको एक्स्ट्रा नहीं कहना, फर्दर एक्स्ट्रा टैक्स एक और टैक्स होता है, बाद में पढ़ेंगे। फर्दर टैक्स लगाएगा और ये फर्दर टैक्स बॉटम लाइन फिगर होगी, किसी कैलकुलेशन में नहीं आएगी, बस ये गवर्नमेंट को पे करना ही करना। ये नहीं होगा आउटपुट में से तो इनपुट लेस होता है, इसमें से कुछ नहीं लेस होगा। वापस चलते, ये वाली बात समझ आ गई? ओके, आगे चलते। कॉटेज इंडस्ट्री हमने पढ़ ली। अच्छा, अब बाटा वाले सेल कर रहे हैं और सेल छुपा रहे हैं, तो पता नहीं चल रहा कि कितनी सेल की है उन्होंने। ये तो पता चल रहा है उन्होंने 1000 शू सेल किए। अब ये 1000 हैं, एक ब्रांड है इनका चीता, उसके एक एग्जांपल दे, इसके बिल्कुल पैरेलल सर्विस का भी कोई ब्रांड होगा। हमें अगर इसकी प्राइस नहीं पता, सर्विस की पता हो सकती है, तो सर्विस की और बाटा की प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम होती है। तो अगर इसकी नहीं पता तो सिमिलर सप्लाई, सिमिलर सप्लाई ऐसी सप्लाई जो वेट में, क्वांटिटी में, स्पेसिफिकेशन में, क्वालिटी में, इंग्रेडिएंट्स में बाटा के शूज के साथ मिलते हो, तो वो इसकी जाएगी सिमिलर सप्लाई। मिरिंडा की बोतलें बेची हैं, पता नहीं, फांटा, ये सिमिलर सप्लाई। क्लियर है? होता क्या है, जब कोई चीज बेचे और ना बताए तो फिर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं। ये पहले ये कंसेप्ट है ना, तो सप्लाई कर दी, बता नहीं रहा, तो फेयर मार्केट वैल्यू, और उस चीज की अगर फेयर मार्केट वैल्यू पता ना चले तो उसकी सिमिलर गुड्स को फिर देखते हैं, सिमिलर सप्लाई को देख। क्लियर हो गया? ये कंसेप्ट समझ आ गया? फेयर मार्केट वैल्यू ऐसी वैल्यू, वो चीज बेचे मार्केट में तो कितने पैसे मिलेंगे। अब लाख चीज तेरे, हम तो 19 रुपए की बेची है फांटा, वो कहेंगे नहीं भाईजान ये फांटा 50 रुपए की बिक रही है। बिल्कुल इसी तरह की मिरिंडा है, वो भी कितने की बिक रही है? 50 रुपए की। तो फिर हम आपसे 19 रुपए पे टैक्स नहीं लेंगे, बल्कि किस पे लेंगे? 50। तो फेयर मार्केट वैल्यू और सिमिलर सप्लाई समझ आ गई? आए पढ़ते। सिमिलर सप्लाई पहले 33A पढ़ते हैं। सिमिलर सप्लाई मींस सर्वे सीरीज ऑफ सप्लाई चेन में कर, सिमिलर सप्लाई इन रिलेशन टू ओपन मार्केट, जब किसी चीज की ओपन मार्केट ऑफ द गुड्स निकालनी हो, मींस एनी अदर सप्लाई ऑफ गुड्स, फांटा की मिरिंडा, बाटा की सर्विस, विच क्लोजली आर सब्सटेंशियली रिजेंबल, मिलती है, करेक्टरिस्टिक, क्वांटिटी, कंपोनेंट्स एंड मटेरियल ऑफ द पहली गुड्स, बाटा की गुड अफोरसेटमेंट। क्लियर हो गया? तो जो दूसरी गुड्स जो पहली गुड्स से हर लिहाज से सिमिलर है तो हम उसको क्या कहेंगे? सिमिलर। ओपन मार्केट प्राइस मींस द कंसीडरेशन इन मनी, कितने? 19 रुपए या 50 रुपए? 50 रुपए। भाई तुमने 50 रुपए लिए होंगे बोतल के। इन मनी विच दैट सप्लाई, ये फांट मिरिंडा वाले या फिर सिमिलर सप्लाई फांटा सप्लाई वुड जनरली फेच इन ओपन मार्केट में बेचे। भाईजान 50 की बिकती है, हमें पागल ना बनाओ, ये 19 रुपए की क्यों बोतल लगाई हुई? आपको कैसे पता? हमें पता है जो है ये मिरिंडा जो है कितने की बिकती है। क्यों भाई? फांटा भी इतने की बिकती है, ठीक है, तो दोनों एक जैसी हैं, तो तुम क्यों 19 की बेच रहे हो? तो हमें टैक्स किस पे दो? 19 पे या 50 पे? 50 पे ले। क्लियर हो गया? अच्छा, सप्लाई चेन पहले भी आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। ये एक कपास उगाने वाला बंदा है, ये कपास उगाएगा और ये बेचेगा। जिसको बेचेगा वो आगे जो है जिनको बेचेगा उनको कहते हैं जीनिंग और प्रेसिंग वाले, ठीक है। तो ये जो है एजेंट होते हैं, ठीक है। आगे ये जीनिंग एंड
प्रेसिंग वाले को बेचते हैं। प्रेसिंग वाले जो ये साफ सुथरी कपास कर में उसमें से जो वो ब्लैक से डॉट होते हैं, बीज वगैरह होते हैं, वो निकाल लेते हैं, वो आगे बेचते हैं लूमिंग वालों को, जिसको जो है वो एक खास किस्म, जी धागा बनाने वाला, उसको कोई खास तरह का निटिंग नहीं होता, निटिंग से पहले एक वो चल रहा होता है, उसका कोई खास एक नाम होता है, मेरे जहन से स्किप हो गया। ये वो बड़े बड़े ना वो उनको जिस तरह से नलकी होती है छोटी सी, वो बड़ी बड़ी नलकियां बना देते हैं धागे की, ठीक है, तो वो वहां पे चला जाता है। फिर ये वाला जो डिपार्टमेंट होगा ये आगे बेचेगा, जो इसको जो है मिला के धागे को कपड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो वो लूमे कहते हैं उनको, जो मशीनें चल रही होती हैं, और थ्रेडिंग नहीं कुछ और किसी खास मेरे ज़हन में नहीं है। खैर वो अब जब देंगे इनको तो वो निटिंग डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, वो कपड़ा बना देंगे। अब वाइट कपड़ा बन गया, उससे आगे डाइंग डिपार्टमेंट होगा, जो इसको डाई करेगा, तरह तरह के उसके कलर बना देगा। अब यहां से डायरेक्टली शॉपकीपर ले जाएंगे जिन्होंने फैब्रिक बेचना है, और बाकी इससे आगे जैसे जे डॉट वगैरह वाले हैं, या बुनेंजा वाले हैं, या इसी तरह से वर्दा वाले, या जो भी हैं वो सारे ले जाएंगे, और इनसे वो क्या बनाएंगे, वो कपड़े बनाएंगे, सिएंगे, और वो आगे बेचेंगे। ये सारा सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम पहले टू एंड कंज्यूमर, जे डॉट जो बेच रहा है इसको कहते हैं सप्लाई चेन। क्लियर हो गया? एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, सेल, परचेज, सारी सीरीज आए पढ़ते हैं। सप्लाई चेन, सप्लाई चेन मींस सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन बायर्स एंड सेलर। किसान का बायर एजेंट का आगे बायर, ठीक है, वो कहेगा हमारा सेलर एजेंट है, वो आगे फिर इस तरह से चलता जाए। फ्रॉम द स्टेज ऑफ फर्स्ट परचेज और इंपोर्ट, हो सकता है बाहर से इंपोर्ट करे फिर बेचे, और हो सकता है यहीं पे प्रोड्यूस हो, किसान से किसी ने परचेज की, टू द स्टेज ऑफ कौन से वाली फाइनल सप्लाई, जब तक एंड कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाती, ये सारी की सारी क्या कहलाती है, सप्लाई चेन। यहां तक क्लियर है जी? आगे चलते जी। नहीं, ओपन मार्केट प्राइस पे टैक्स लगता है। अगर आप कहें 19 रुपए की, वो कहेंगे नहीं 50 रुपए की, पहली बात। अब ओपन मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं भाई? ये जो बाटा वाले शूज हैं ये मार्केट में कितने के बेचेंगे, ये इस पे टैक्स लगेगा। लेकिन अगर पता ना चल रहा हो कि बाटा के कितने के बिकते हैं, तो फिर सिमिलर सप्लाई को देखते। तो सिमिलर सप्लाई हेल्प करती है ओपन मार्केट में। क्लियर हो गया? अगर कोई कहे मैंने 50 की चीज बेचे, वो कहेंगे ओके इतने की ही बिकती है। अगर कोई चीज मैंने 19 रुपए की बेचे, वो कहेंगे नहीं भाईजान ओपन मार्केट पे टैक्स। क्लियर हो गया? तो ओपन मार्केट डिटरमिन करते हुए, अगर तो बाटा की ओपन मार्केट पता चल जाए, पता है, बाटा की नहीं पता चल रही, तो फिर सिमिलर सप्लाई को देखती है। सिमिलर सप्लाई बाटा की क्या है, सर्विस, मरिंडा की क्या है, फांटा, ये इस तरह के एग्जाम। फेयर मार्केट वैल्यू, बिल्कुल वही वाली बात है, वही वाली। वहां पे फेयर मार्केट वैल्यू यूज होता, तो यहां पे ओपन मार्केट प्राइस, ठीक है, मार्केट में कितने का बिक रहे हैं, क्योंकि वो होती कोई चीज पड़ी है कि कितने की है। ये तो सेल है ना, सेल परचेज, इसलिए ये क्या लफ्ज यूज करते हैं, ओपन मार्केट प्राइस, मार्केट में कितने की बिक्री जी। हाँ वो ये होता है। फिर देखिए जैसे लोगो है, अब लोगो है या हश पपीज है, ठीक है, ये बाहर के ब्रांड है यहाँ पे, लेकिन लोगो और हश पपीज ऑलमोस्ट, लेकिन लोगो तो खैर पाकिस्तान का है, हश पपीज और लोगो ऑलमोस्ट सेम। उसके साथ नहीं होगा तो कैटरपिलर, मैं मर्दों के वो कह रहा हूँ, आपका ज्यादा आपको पता होगा। नहीं जी, तो ये हश पपीज वाले जो है वो उसके साथ कैट वाले आ जाएंगे, तो फिर देखा जाएगा इन इस तरह से, यानी हर एक का कोई ना कोई नमुल बदल होता है। यूजुअली तो उसकी ओपन मार्केट प्राइस यूजुअली में, ये बाज दफा बड़ी मुश्किल से सिमिलर सप्लाई तक पहुंचते हैं जब उसकी वाकई ना पता चल रही हो। ये बताएं, जैसे आईफोन का कोई कंपैरिजन नहीं, लेकिन आईफोन की प्राइस का पता है, हर जगह से पता चल जाए, अक्सर पता चल जाती है। ना पता चल रही हो तो फिर सिमिलर सप्लाई की तरफ जाती है। चले, क्लियर होगी? चले, वरना ओपन मार्केट पता चल जाती है। चले हम आगे जी। मोनोपोली, जैसे मैं कह रहा हूं कि आईफोन का कोई कंपैरिजन नहीं, लेकिन आईफोन की प्राइस का पता है, हमने उसकी क्यों सिमिलर देखनी है? राज पे चले जाए, प्राइस पे चले जाए, वो आराम से पता चल सकती है। तो अक्सर की तो ओपन मार्केट प्राइस वैसे पता होती, फिर और कुछ ना हो तो फिर आगे चलेंगे, ना ओपन मार्केट पता है ना उसकी सिमिलर सप्लाई मौजूद है, तो फिर वो क्या करते हैं, एक कमेटी बैठती है जिसमें बिजनेसमैन के नुमाइंदे भी होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे, और एफबीआर के नुमाइंदे भी हैं। वो फिर जो कह देते हैं वही
फिर वो मानी जाती है। तो तीसरा तरीका ये होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर हो गया बेटा? आगे चलते हैं। अब जी, अगर बाटा का कोई आर्टिकल पुराना हो जाता है, वो सेल कर बेचता है, तो वो तो लॉस जी है ना, तो फिर उसको भी हम उसको नहीं नहीं, वो हम इस तरह से होते हैं कि क्या जो है नॉर्म्स ऑफ द बिजनेस है, ये आप कह रहे हैं कि अगर डिस्काउंट पे कोई चीज बेचे, डिस्काउंट का आगे आएगा। अगर डिस्काउंट आपने, वो आगे वैल्यू ऑफ सप्लाई पे है, डिस्काउंट आपने इनवाइस पे मेंशन कर दिया है, नंबर 1। नंबर 2, नॉर्म्स ऑफ द बिजनेस है डिस्काउंट पे बेचना। जैसे मैं आपको बताऊं, आप सीए के जितने भी इंस्टीट्यूट है उनका नॉर्मल है, वो 100 रुपया बताए तो वो 50 रुपया वो करते हैं, तो इधर नॉर्म्स ऑफ द बिजनेस है। इसी तरह बाटा और सर्विस वाले ये सेल लगाते ही लगाते हैं, जितने भी कपड़े के ब्रांड है लगाते ही लगाते हैं। लेकिन जो बड़े ब्रांड है लाइक वर्साची है, गुची है, वो मर जाएंगे, वो सेल नहीं लगाएंगे, वो जला देते हैं चीज को। वो कहते हैं हमारी इससे वैल्यू कम होगी। कि वर्साची अगर किसी गरीब बंदे ने पहनी हुई है तो कहेंगे इसकी क्या वैल्यू, फिर अमीर नहीं खरीदेंगे। अभी एक केस है, चलिए आपको बता देता हूं। कोल्हापुरी एक जूता होता है इंडिया का, बड़ी मशहूर एक जगह है, वहां से वो एक ब्रादरी है, वो बनाते हैं। पाकिस्तान में भी वो अंगूठे वाली जो चप्पल होती है, वो जो है वो किसी मशहूर वर्साची पे या प्राडा, शायद इन दो ब्रांड में से किसी ने लगाई है, और वो तकरीबन पाकिस्तानी बनते हैं कोई 40,000 रुपए। 40,000 रुपए का जूता जो यहाँ पे 200 रुपए का भी कोई नहीं लेता, 300 रुपए का। तो ये ब्रांड की एक वो हो गई। अगर ब्रांड का उसके साथ क्या आ गया, ठीक है, ठप्पा आ गया, वो नहीं करते। अगर वो कोई ब्रांड कहे कि मैंने किस पे बेचा है, इतना बड़ा ब्रांड, छोटे बड़े ब्रांड जितने भी हैं, जे डाट है, इन पे सेल लगती है, अलमीरा पे लगती है, मैं जो तो उन्हीं का पता है, ले जी। तो इसी तरह से जो है यूनिवर्थ वाले ये भी सेल लगाते हैं, वगैरह वगैरह, ये लगाते हैं, नॉर्मल है। लेकिन कोई हाई क्वालिटी का ब्रांड अगर लगाएगा तो कहें नहीं भाईजान, ये आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं, आप चीज जला देते हैं लेकिन कभी डिस्काउंट पे, फिर उनको सेल और डिस्काउंट नहीं करते। ठीक है, तो नॉर्म्स ऑफ द बिजनेस देखते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे जी। आगे चलते हैं जरा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि भाई एक 18% लगाते हैं। आपकी बात कि 100 रुपए की चीज थी, 20 रुपए डिस्काउंट दे दिया, 80 रुपए। अब डिस्काउंट नॉर्म्स ऑफ द बिजनेस भी है, ठीक है, नॉर्म्स ऑफ द बिजनेस भी है, और सेल इनवाइस पे भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है, अब बताएं, जो 18% है वो 100 रुपए पे लगाए या 80 रुपए पे? 80 रुपए पे। क्लियर है कि लिखी हुई क्या है प्राइस, लेकिन वैल्यू ऑफ सप्लाई, जितने की सप्लाई दी वो क्या है, 80 रुपए। तो उससे टैक्स लेंगे कितना, 80 पे। ये वाली बात क्लियर होगी। ये हर जगह पे ऐसे होता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई पे टैक्स लगता है। यानी सेल्स टैक्स हमेशा किस पे लगता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई पे, जितने की बेची। अब अगला सुने, एक शेड्यूल है, थर्ड शेड्यूल, ये हमने पहले भी पढ़ा। थर्ड शेड्यूल, उसमें जो आइटम्स आ रहे हैं 20 आइटम्स हैं, उन पे वैल्यू ऑफ सप्लाई पे टैक्स नहीं लगता, उन पे लगता है रिटेल प्राइस पे। अब फर्क बताता हूं। यूजुअली किस पे लगता है बेटा, वैल्यू ऑफ सप्लाई पे, लेकिन जो थर्ड शेड्यूल आइटम है उन पे टैक्स लगता है रिटेल प्राइस पे, वैल्यू ऑफ सप्लाई पे नहीं लगता। अब रिटेल प्राइस क्या होती है, ये थर्ड शेड्यूल आइटम है जिनके ऊपर प्राइस लिखी होती है, मेंशन हो। टूथपेस्ट नहीं, यहां पे टिश्यू, चाहे इंपोर्टेड हो चाहे पाकिस्तान से हो, लेकिन उनके ऊपर क्या लिखी होती है, प्राइस लिखी होती है। टिश्यू बॉक्स, जूस जो पाकिस्तान में बन रहे, नेस्ले वाला, स्लाइस वाला, उनके ऊपर प्राइस लिखी होती है। इसी तरह से जो है जी, लेज के ऊपर लिखी होती है। इसी तरह से जितनी भी 20 आइटम है जिनके ऊपर प्राइस लिखना लाजमी है। अच्छा, उसके ऊपर लिखा होता है, ये देखिए 100 रुपया, उसके ऊपर क्या लिखी होती है, MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, प्लस GST 18 रुपए। आपको कितने की मिलती है, 118 की। अच्छा ये बताइए, ये बात किसने लिखी होगी, होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर? मैन्युफैक्चरर लिखी होगी। इस मतलब है ये
118 रुपए किसने लिखी होगी? अच्छा ये बता, हमें कितने की मिल रही है? 118 की। 100 रुपए हमने दिए चीज के और 18 रुपए दिया टैक्स। अगर हमें 18 रुपए की मिल रही है तो मैन्युफैक्चरर ने भी 100 हमें 118 की मिल रही है तो मैन्युफैक्चरर ने भी 118 की बेची हो। यही इसमें टेक्निकल बात है। इसका मतलब है उसने, ये देखें अब मैन्युफैक्चरर की तरफ आने लगे। मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपया लिखा हुआ, उसने होलसेलर को या डीलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, काफी सारे दरमियान में उसको बेची 80 रुपए की। लेकिन कहेगा भैया मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? मैंने टैक्स जो है वो रिटेल प्राइस पे लेना। मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है? 100 रुपए। कहेगा भैया मैं आपसे लूंगा 80 रुपए पर टैक्स में कितना लूंगा? 100 रुपए। फर्क समझे? यूजली अगर ये थर्ड शेड्यूल आइटम ना होता तो किस पे टैक्स लगाता? लेकिन चूंकि ये थर्ड शेड्यूल आइटम है, इस पे वैल्यू ऑफ सप्लाई पे नहीं लगना, बल्कि किस पे? वो बेचेगा कितने की? 80 रुपए की, लेकिन टैक्स कितने पे लगाएगा? 100 पे। तो 18 रुपए, तो उससे कितने ले लेगा? 98 रुपए। क्लियर हो गया? अब जो होलसेलर है वो रिटेलर को बेचेगा 90 रुपए की, लेकिन कहेगा भाईजान मेरी मजबूरी है, मैंने टैक्स कितने पे लगाना है? 100 रुपए पे। ना 80 पे ना 90 पे, बल्कि किस पे लगाना है? 100 रुपए पे। तो कितने? 18 रुपए। वो रिटेलर को होलसेलर कितने की बेच रहा है? 108 रुपए की। क्लियर हो गया? अब ये रिटेलर हमें कितने की बेचेगा? 100 रुपए। टैक्स कितना? 18 रुपए। 118। ये इस तरह से चलता है। तो जो अब यहां पे बात समझ आई कि यूजली अगर ये थर्ड शेड्यूल आइटम ना होते तो मैन्युफैक्चरर कितने पे टैक्स लगाता? 80 पे। होलसेलर कितने पे टैक्स लगाता? 90 पे। लेकिन चूंकि ये क्या है? थर्ड शेड्यूल आइटम है, लिहाजा इसमें टैक्स वो कहे जितने की मर्जी बेचो, जो ऊपर प्राइस लिखी हुई है टैक्स उस पे रिटेल प्राइस पे। तो यूजली चीजें किस पे बिकती है? सॉरी, किस पे टैक्स लगता है यूजली? वैल्यू ऑफ सप्लाई। वो डिस्काउंटेड भी हो सकती है, वो कम भी हो सकती है, जितने की, जैसे लिखी हुई 100 रुपए थी, उसने कितने की बेचे, उसको 20% डिस्काउंट दिया, देता रहे। टैक्स किस पे लेना है? फर्क समझ आया? तो यूजली किस पे लेते हैं? वैल्यू ऑफ सप्लाई पे। ठीक है? लेकिन रिटेल आइटम में किस पे टैक्स लगता है? रिटेल प्राइस पे। क्लियर हो गया? ये वाली बात समझ आ गई? तो आइंदा से हमने ये देखना है, अगर रिटेल प्राइस है तो उस पे डिस्काउंट अलाउड नहीं है। वो वैल्यू ऑफ सप्लाई की बजाय किस पे लगेगा? अब वो बेचेगा 80 पे, लेकिन टैक्स कितने पे लेगा? 100 रुपए। ये क्लियर हो गया? चल आगे पढ़ते हैं। रिटेल प्राइस। अच्छा, इस 100 रुपए में उसका प्रॉफिट भी शामिल होगा? प्रॉफिट भी शामिल होगा, और बाकी जितने भी टैक्सेस होंगे वो भी एडेड होंगे। इसमें सारे टैक्सेस एडेड होंगे सवाए किसके? सेल के। चले आए जरा पढ़ते हैं। वाल्स आइसक्रीम थर्ड शेड्यूल हैज शेयर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रॉ मटेरियल कितने का खरीदा? 100 रुपए का। कस्टम ड्यूटी कितने की पे की? एक्साइज ड्यूटी। लेबर कितने की लगी? टोटल कॉस्ट कितने की? प्रॉफिट उसमें कितने का ऐड किया? 40। 200 उसको कितने की बेची? 200 का 18% 36। और अगर 200 वाली 180 की बेचता तो भी 200 पे, क्योंकि रिटेल प्राइस में, अच्छा नंबर 1 तो रिटेल प्राइस पे डिस्काउंट दे दे, हमने पूरी पे लेनी है। और रिटेल प्राइस में शामिल होती हैं क्या क्या चीजें? जितने टैक्सेस हैं सवाए सेल्स टैक्स के, और जितनी कास्ट है वो ऐड करते हैं। साथ में क्या ऐड करते हैं? प्रॉफिट ऐड करते हैं, और उस पे क्या लगाते हैं? टैक्स लगाते हैं। आगे चलते हैं। तो अच्छा ये बताएं, रिटेल प्राइस 236 है या 200 है? 200। शाबाश, ये वाली बात भी समझ आती है। चले पढ़ते हैं। और रिटेल प्राइस पे अगर ये 200 की उसको ना बेचे और 190 की बेचे तो भी टैक्स किस पे? चले आए पढ़ते। रिटेल प्राइस
विद रेफरेंस टू थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल समझ आ गई? मीन्स प्राइस फिक्स्ड बाय मैन्युफैक्चरर, और अगर इंपोर्ट करेंगे तो फिक्स बाय, जैसे आपने कहा तो इंपोर्टर उस पर प्राइस लिख देगा। इन केस ऑफ इंक्लूडिंग ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस, पता चल गया? ठीक है। अदर देन कौन से वाला? सेल्स टैक्स, हमने 36 को ऐड नहीं किया था। एट विच ब्रांड और आर्टिकल टू बी सोल्ड टू द जनरल पब्लिक, नॉट होलसेलर और डीलर। जनरल पब्लिक को हमें कितने की मिली? यानी अगर उसकी पहले वाले एग्जांपल ले तो 100 रुपए, उस पे टैक्स लगेगा जितने की जनरल पब्लिक को सेल होनी है। मैन्युफैक्चरर कहेगा जितने की जनरल पब्लिक को सेल करोगे तुम, मैं तो टैक्स 100 पे लगाऊंगा, ठीक है मैं तुम्हें 80 की दे देता हूं। वेयर मोर देन वन रिटेल प्राइस इज फिक्स, तो वो टैक्स किस पे लेंगे? हाईएस्ट पे, ठीक है। अच्छा, इससे आगे थर्ड शेड्यूल आइटम या रिटेल प्राइस का एक पूरा बना हुआ होगा मैकेनिज्म, उधर चलते हैं, वो भी साथ में पढ़ लें। आगे चले कहाँ पे है? वैल्यू ऑफ सप्लाई से आगे वाला पेज है मेरा ख्याल। नहीं वो तो हो गया, ये वाला 2.2 थर्ड शेड्यूल आइटम 0.2, और ये पेज नंबर है बेटा 9, ये भी साथ में पढ़ते जाओ। पढ़ ही रहे हैं तो टैक्स ऑन टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाईज स्पेसिफाइड ऑन थर्ड शेड्यूल। ले जी, फॉर सप्लाईज एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स स्पेसिफाइड कहां पे? थर्ड शेड्यूल में, या थर्ड स्केड्यूल कह लें। 18% ऑफ रिटेल प्राइस, वैल्यू ऑफ सप्लाई तो लिखिए नॉट वैल्यू ऑफ सप्लाई, किस पे लगाएंगे ताकि आपको हमेशा फर्क पता चलता रहे, रिटेल प्राइस और ले जी। द रिटेल प्राइस एंड सेल्स टैक्स शैल बी लीजिबली, वाजे तौर पर, प्रोमिनेंटली, और कौन से वाला? इनडेलिबली, जिसको डिलीट ना किया जा सके, जिसको इरेज ना किया जा सके, प्रिंटेड और इम्पोज्ड, या तो लिखेंगे या फिर उसमें वो इस तरह से ना मशीन के साथ, वो एक मशीन होती है वो लिखने की बजाय वो सुराख कर देती है, वो खत्म ही नहीं होता। यानी प्राइस पी जहां पे लिखा होगा तो पी की जगह वो क्या कर देगी, छोटे छोटे, इसको इम्पोज्ड कहते हैं, उधर वो कर देना, ठीक है, ऊपर कुछ लगा देना। इम्पोज्ड बाय मैन्युफैक्चरर और इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स ईच आर्टिकल, हर एक, आप टिश्यू पेपर का बड़ा कंटेनर लें तो अंदर टिश्यू पेपर पे लिखा होगा, एक एक डब्बे पे लिखा होगा। बड़े वाले बॉक्स ले तो भी उसके अंदर एक एक पैकेट पे लिखा होगा। इसी तरह से जूस का बड़ा 25 वाला होता है, 24 वाला होता है, 24 वाला कंटेनर ले तो अंदर डब्बे के ऊपर लिखा होगा, हर एक के ऊपर, ईच आर्टिकल, ईच पैकेट, ईच कंटेनर, ईच पैकेज और कवर और लेबल, हर जगह पे वो वाली रिटेल प्राइस लिखी हुई होगी। बोर्ड में एक्सक्लूड एनी और थर्ड शेड्यूल अगर चाहे तो निकाल सकते। कौन कौन सी चीजें? फ्रूट जूसेस, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, परफ्यूम, आइसक्रीम, टी, ठीक है, एरेटेड वाटर और बेवरेजेस, ये जो ये पेप्सी और 7 अप वगैरह इस तरह की चीजें, बिग एबल, सिरप, स्क्वैश, सिगरेट, टॉयलेट सोप, शैम्पू, मिल्की ड्रिंक, पाउडर ड्रिंक, इनके ऊपर लिखा होता है। टॉयलेट पेपर, स्पाइसेस सोल्ड इन रिटेल पैकिंग, अगर खुला है मिसाला उस पे नहीं, अगर जो शान वगैरह वाले हैं, शान और ये जो बाकी कंपनी है, ठीक है, नेशनल, उनके ऊपर लिखा हुआ होगा। सीमेंट सोल्ड इन रिटेल पैकिंग, सीमेंट के डब्बे के ऊपर लिखा होता है जो बोरी होती है। शू पॉलिश, शू क्रीम, इनके ऊपर लिखा होता है, शूज पे नहीं, शू पॉलिश पे जरूर लिखा हुआ होगा। मिनरल और बोतल वाटर इनके ऊपर भी लिखा होता है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इससे ज्यादा टैक्स भी वो कर सकती है। तो फेडरल गवर्नमेंट ने जो नीचे दी गई इंपोर्टेड और सबसिक्वेंट सप्लाई ऑफ नीचे दी गई गुड्स, ठीक है, वो क्या है, उस पे 18 की बजाय किस पे लगेगा? रिटेल प्राइस के 25% लगेगा 18 की बजाय। वो कौन से वाले हैं? अगर आप बाहर से कोई मंगवाते हैं, इसीलिए जो इंपोर्टेड बोतल होती है वो महंगी होती है, ठीक है, एक तो उसकी क्वालिटी की वजह से, एक उस पर 25% टैक्स लगता है। सिगरेट, सिगार एंड ई सिगरेट, ये जो वेप वगैरह, कौन से वाला, ये जो अब ये वो आजकल नया ड्रामा चला हो, कॉस्मेटिक्स एंड, अच्छा तंबाकू जो है नुकसानदेह तो है पर वो नेचुरल चीज है, ये तो एक मुसीबत केमिकल्स है,
कैंसर हो रहे हैं भाई, टिश्यू पेपर है, ये सारी चीजें अगर क्या इनको आपने एक दफा पढ़ना है, इन पे सब पे कितना लगेगा 25% ऑफ द रिटेल आइटम। और आपका होमवर्क है आपने ये दूसरों में और थर्ड शेड्यूल में डिफरेंस पढ़ के आना है, पढ़ के आना है, लिख के नहीं आना। नहीं जी, हाँ? नहीं वो कहेगा इंपोर्टेड आइसक्रीम है, ठीक है, हाँ? नहीं ब्रांड नहीं बताएगा, वो इंपोर्टेड आइसक्रीम है, तो वो तो जो है नहीं जी, ओके जी बेटा, जैसे कोक वगैरह उनकी बड़ी बोतल में लिखा होगा, लेकिन उसकी कैन होती है उसमें लिखा होगा, लिखा होगा, 100% लिखा होगा, कैन की नीचे वाली साइड, उसके जो व्हाइट वाली जगह वहां पे लिखा होगा। एक बात हम तो हाँ? थोड़े अच्छे होटल में पे कार्ड के जरिए अगर पेमेंट करें तो 16% नहीं लेते, अगर कैश में दे तो 16% टैक्स काटते हैं, उसका क्या है? जी जी, वो आया कि अगर कार्ड के थ्रू पेमेंट करें तो 5% टैक्स है, और अगर कैश के करें तो 16% है। रेट पीआरए का वो है, सर्विसेज में जाता है, हम तो पढ़ नहीं रहे, उसका है 16% टैक्स पीआरए का। लेकिन उन्होंने कहा है अगर आप कार्ड के थ्रू पेमेंट करेंगे तो 5%। बेसिकली तो वो इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड करने, कल आप कहेंगे मेरी 50,000 इकोनॉमी है, वो 51,000 के तो खाने खा गया, उन तक पहुंच रही है, तो इस वजह से उन्होंने आपको एक वो किया हो। चल